नमस्कार। भारत का इतिहास न सिर्फ यहीं की कहानी नहीं है, ये तो बाहरी दुनिया के साथ लगातार लेन देन की एक लंबी दास्तान है। हाँ, बिल्कुल। आज हम ऐसे ही एक शुरुआती और बहुत जरूरी चैप्टर पर बात करेंगे। प्राचीन भारत पर पहला बड़ा विदेशी हमला, ईरान का शक्तिशाली हखामनी साम्राज्य, एकोमेनिड एम्पायर जिसे कहते हैं। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये संपर्क या कह लीजिए शासन लगभग 200 साल चला। 200 साल? जी। तो आज हम इसी की तहों में उतरेंगे। हमारे पास जो भी ऐतिहासिक स्रोत हैं, शिलालेख हैं, रिसर्च है, उसके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि यह हमला हुआ क्यों, कैसे हुआ, और हाँ, सबसे जरूरी, इसने भारत के भविष्य पर क्या छाप छोड़ी। बिल्कुल। 2 सदियां मतलब ये तो बहुत लंबा समय है। तो जाहिर है असर भी गहरा पड़ा होगा, राजनीति, संस्कृति, व्यापार, सब पर। हाँ, और ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये घटना भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को समझने के लिए एक अहम कड़ी है। तो चलिए जरा उस जमाने में चलते हैं। ये हखामनी साम्राज्य, ये इतना ताकतवर बना कैसे? देखिए, इसकी शुरुआत की साइरस महान ने, साइरस द ग्रेट, लगभग 550 ईसा पूर्व के आसपास। अच्छा। और ये साम्राज्य बहुत तेजी से फैला, उस समय की ज्ञात दुनिया के एक बड़े हिस्से पर, मतलब इनका राज हो गया था। साइरस की एक खास बात थी उसकी नीतियां। जैसे वो साइरस सिलेंडर वगैरह मिलता है ना, हाँ, सुना है उसके बारे में। उससे पता चलता है कि वो जीते हुए इलाकों की संस्कृतियों, उनके धर्मों, उनके प्रति काफी हद तक सहिष्णु था। अच्छा, टॉलरेंट था। हाँ, तो शायद इसी सोच का असर भारत के प्रति उसके शुरुआती रवैये पर भी रहा हो सकता है। दिलचस्प। और उस वक्त हमारे यहाँ मतलब भारत में क्या चल रहा था, क्या माहौल था पॉलिटिकली? भारत में तब महाजनपदों का दौर था। 16 बड़े राज्य उभर रहे थे। हाँ, 16 महाजनपदों। उनमें पूर्व में मगध सबसे ताकतवर बन रहा था। बिंबिसार जैसे राजा थे जो उसकी शक्ति बढ़ा रहे थे। लेकिन जिस इलाके पर खखामनी नजर थी, यानी उत्तर पश्चिम भारत, आज का पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर वाला एरिया, हाँ वही, वहां मामला बिल्कुल अलग था। अलग कैसे, क्या मतलब? वहां गांधार, कंबोज, मद्र ऐसे कई छोटे छोटे गणराज्य थे, कबायली इलाके थे। अच्छा, छोटे छोटे राज्य। हाँ, और उनमें आपस में कोई एकता नहीं थी, अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। मतलब कोई एक मजबूत सेंट्रल पावर नहीं थी जो बाहरी हमले का मिलकर सामना कर सके। बिखराव था। बिल्कुल। इतिहासकार हेरोडोटस भी इस बिखराव का जिक्र करते हैं। तो ये जो राजनीतिक कमजोरी थी ना, ये शायद हखामनी शासकों के लिए एक खुले निमंत्रण जैसी थी। अच्छा, तो ये एक वजह बनी, लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक कमजोरी काफी थी इतने बड़े हमले के लिए, या हखामनी साम्राज्य के अपने कुछ और मकसद भी थे? अरे जरूर थे, और कई तरह के थे। एक तो देखिए जियोपॉलिटिकल कारण था। हखामनी अपने इतने बड़े साम्राज्य की पूर्वी सीमा को सुरक्षित करना चाहते थे। ठीक है। उन्हें मध्य एशिया की जो खानाबदोश जनजातियां थीं, जैसे शक और सीथियन, उनसे हमेशा खतरा लगता था। अच्छा, उन कबीलों से? हाँ, तो उत्तर पश्चिम भारत पर कब्जा करके वो इन जनजातियों पर लगाम कस सकते थे। यानी अपनी सरहद को महफूज करने के लिए एक बफर जोन बनाना। बिल्कुल सही। हिंदुकुश पर्वत वाला जो इलाका है वो एक बेहतरीन स्ट्रेटेजिक बफर जोन बन सकता था। साथ ही वो मध्य एशिया की दूसरी ताकतों जैसे बैक्ट्रिया और सोग्दियाना, उनको भी काबू में रखना चाहते थे। ठीक है, तो ये तो हुई सुरक्षा की बात। हाँ, लेकिन सिर्फ सुरक्षा ही नहीं, भारत का जो बेहिसाब धन था वो भी एक बड़ा आकर्षण था। वही सोने की चिड़िया वाली बात। तो आर्थिक पहलू क्या थे इसमें? भारत अपनी खेती की उपज के लिए, शानदार कपड़ों के लिए, हाथी दांत और हाँ, सोना, इन सब के लिए मशहूर था। हखामनी शासक इन संसाधनों पर कब्जा करना चाहते थे। इसके अलावा व्यापार के जो रास्ते थे उन पर कंट्रोल करना एक बड़ा मकसद था। व्यापार मार्ग, हाँ, उनकी जो मशहूर शाही सड़क थी, रॉयल रोड, हाँ, उसको भारत तक बढ़ाकर वो जमीनी व्यापार पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते थे। खासकर वो जो दर्रे हैं ना, हिंदुकुश और बोलन दर्रे, उनसे गुजरने वाले रास्तों पर। और क्या इन संसाधनों का सीधा इस्तेमाल भी हुआ? मेरा मतलब है, टैक्स वगैरह लगाया गया? बिल्कुल। इसका सबसे ठोस सबूत मिलता है डेरियस प्रथम के बेहिस्तून शिलालेख से। अच्छा, वो पत्थर पर लिखा हुआ? हाँ, उसमें साफ लिखा है कि भारतीय क्षत्रपी यानी प्रांत से सालाना 360 टैलेंट सोने का टैक्स आता था। 360 टैलेंट सोना? ये कितना होता होगा? टैलेंट वजन की एक इकाई थी, और 360 टैलेंट सोना मतलब बहुत बड़ी रकम थी। अंदाजा लगाइए, ये उनके साम्राज्य की कुल एशियाई आमदनी का लगभग 1/3 था।
1/3, ये तो चौंकाने वाली बात है। ना? मतलब भारत उनके लिए सिर्फ एक और सूबा नहीं था, बल्कि खजाने की चाबी जैसा था। इससे तो शायद उनके दूसरे जो महंगे अभियान होते होंगे, जैसे पश्चिम में ग्रीस के खिलाफ, उनको भी पैसा मिलता होगा। ये बहुत मुमकिन है। इतना भारी रेवेन्यू वो जरूर उनकी सेना और प्रशासन की जरूरतें पूरी करने में काम आता होगा। और अब सेना की बात चलिए तो हखामनी सेना कैसी थी उस वक्त? बहुत मजबूत। उनके पास अमर्त्य यानी इमॉर्टल्स नाम की 10,000 सैनिकों की एक खास टुकड़ी थी। अच्छा। बेहतरीन घुड़सवार सेना थी, अचूक तीरंदाज थे। और उनकी तुलना में उत्तर पश्चिम भारत के जो गणराज्य थे, उनकी सैनिक ताकत? वो काफी कमजोर थे। उनके पास ना तो हखामनी जैसी संगठित ट्रेंड सेना थी, न ही मजबूत किलेबंदी। और उनकी आपसी फूट ने उनकी ताकत को और भी कम कर दिया था। ठीक है। और हाँ, एक सांस्कृतिक पहलू भी हो सकता है। साइरस की नीति थी अलग अलग संस्कृतियों को अपने साम्राज्य में मिलाना, तो शायद भारत की जो विविधता थी वो भी उन्हें खींचती हो। तो ये सब वजहें थी, राजनीतिक, आर्थिक, सैनिक, सांस्कृतिक, सब मिलकर इस हमले की जमीन तैयार कर रही थी। अच्छा, तो अब ये हुआ कैसे? क्या साइरस ने ही शुरुआत की थी? हाँ, कोशिश तो साइरस ने ही की थी, लगभग 530 ईसा पूर्व में। उसका निशाना था गांधार का इलाका। कुछ लोकल सरदारों को उसने हराया भी। लेकिन फिर क्या हुआ कि मध्य एशिया में मस्साकेटे जनजाति से लड़ते हुए उसकी मौत हो गई। अच्छा, लड़ाई में मारा गया। हाँ, तो ये अभियान अधूरा रह गया। हमें कुछ जगहों से, जैसे स्वाद घाटी से, कुछ मिट्टी के बर्तन मिले हैं जो शायद उस शुरुआती थोड़े बहुत प्रभाव की तरफ इशारा करते हैं। तो साइरस की शुरुआत अधूरी रह गई, फिर इस काम को पूरा किसने किया? डेरियस प्रथम ने। साइरस के बाद उसने साम्राज्य को संभाला, मजबूत किया। डेरियस, दारा कहते हैं शायद हिंदी में। हाँ, दारा या डेरियस प्रथम। उसने लगभग 516 ईसा पूर्व में एक बड़ा अभियान चलाया, हिंदू कुश के दर्रों से होते हुए। अच्छा। और इस बार वो कामयाब रहा। उसने सिंधु नदी के पश्चिम का जो पंजाब था, सिंध, और आज का जो खैबर पख्तूनख्वा है, उसके कुछ हिस्से अपने साम्राज्य में मिला लिए। और इस जीत का क्या सबूत है हमारे पास? क्या सिर्फ वो शिलालेख? शिलालेख यानी बेहिस्तून वाला, वो तो सबसे बड़ा सबूत है ही। उसमें इस इलाके को बाकायदा साम्राज्य की 20वीं क्षत्रपी यानी प्रांत सैट्रपी बताया गया है। क्षत्रपी? ये क्या होता था? ये एक तरह से गवर्नर शासित प्रदेश होते थे जो सीधे फारसी बादशाह को जवाब देते थे। अच्छा, गवर्नर का प्रांत। हाँ, इसके अलावा तक्षशिला एक इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बन गया। वहां विवान नाम के एक क्षत्रप यानी गवर्नर की नियुक्ति का भी पता चलता है। और उस इलाके से जो अरामी लिपि वाली मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, वो भी फारसी प्रशासन की पुष्टि करती हैं। डेरियस के बाद भी ये कब्जा बना रहा उसके बेटों के टाइम में? हाँ, उसके बेटे जर्सीज के समय में भी, जो 486 से 465 ईसा पूर्व तक था, ये इलाके हक्कामनी साम्राज्य का हिस्सा बने रहे। अच्छा। बल्कि जर्सीज ने तो यहाँ से सैनिक भी भर्ती किए थे अपनी सेना के लिए। भारतीय सैनिक? हाँ, फारसी सेना में। हाँ। यूनानी इतिहासकार है ना, हेरोडोटस। इतिहास का पिता भी कहते हैं उन्हें। हाँ, हेरोडोटस। वो बताते हैं कि जब जर्क्सीज ने ग्रीस पर हमला किया था लगभग 480 ईसा पूर्व में, तो उसकी विशाल सेना में भारतीय सैनिक भी थे, तीरंदाज थे, शायद कुछ पैदल सैनिक भी। थर्मोप्यूली जैसी लड़ाइयों में वो लड़े थे। अरे वाह। हाँ, और क्षत्रप व्यवस्था उसके दौर में भी चलती रही। तो लगभग 200 साल तक उत्तर पश्चिम भारत एक विदेशी साम्राज्य का हिस्सा रहा। इसका राजनीतिक असर क्या हुआ? क्या इसने भारत की आगे की राजनीति को किसी तरह बदला? देखिए, सबसे बड़ा असर तो यही हुआ कि भारत का ये हिस्सा पहली बार एक बड़े सेंट्रलाइज्ड विदेशी साम्राज्य का हिस्सा बना। यहाँ फारसी गवर्नर यानी क्षत्रप, उनके जरिए शासन चलाया गया। तक्षशिला जैसे शहरों में फारसी स्टाइल की अदालतें, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लागू हुआ। तो इसने एक तरह से भारत की अपनी राजनीतिक व्यवस्थाओं के लिए एक नया मॉडल भी पेश किया। हाँ, ऐसा लगता है। ये जो क्षत्रप सिस्टम था ना, प्रांतों में गवर्नर नियुक्त करना, ये बाद में शक, कुषाण और यहाँ तक कि मौर्य साम्राज्य में भी किसी न किसी रूप में अपनाया गया। मौर्यों ने भी? हाँ, जब चंद्रगुप्त मौर्य ने इस इलाके को वापस जीता, तो उनके प्रशासन में भी प्रांतीय गवर्नरों की व्यवस्था थी। और सबसे दिलचस्प है अशोक के शिलालेखों का मामला। अशोक के शिलालेख? हाँ। उनमें क्या खास है? अशोक ने अपने साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में, जैसे शाहबाजगढ़ी और मानसेरा में, जो शिलालेख लगवाए वो खरोष्ठी लिपि में है। खरोष्ठी लिपि? हाँ,
और ये खरोष्ठी लिपि फारसी साम्राज्य में चलने वाली आरामी लिपि से ही निकली थी। अच्छा, ये तो सीधा कनेक्शन है। बिल्कुल, ये सीधा सांस्कृतिक और प्रशासनिक संपर्क दिखाता है। अशोक का जो प्रांतीय शासन था, जिसमें तक्षशिला एक अहम केंद्र था, वो भी कहीं ना कहीं फारसी प्रशासनिक ढांचे की याद दिलाता है। यानी एक तरफ भारत का हिस्सा उनके साम्राज्य में गया, दूसरी तरफ उनकी प्रशासनिक व्यवस्था ने यहाँ असर डाला। लेकिन इस हमले का एक और नतीजा हुआ होगा। इसने शायद भारत की जो डिफेंसिव कमजोरियां थीं, उनको उजागर कर दिया। बिल्कुल, फारसियों की जो जीत हुई वो अपेक्षाकृत आसान थी। उसने ये दिखा दिया कि उत्तर पश्चिम के जो बिखरे हुए गणराज्य हैं, वो एक बड़ी संगठित सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। ये बात बाद के शासकों के लिए, खासकर मौर्यों के लिए एक सबक बनी। शायद इसीलिए उन्होंने एक ज्यादा यूनिफाइड और मजबूत सेना बनाने पर जोर दिया। और रास्तों का महत्व भी पता चला होगा। हाँ, इस हमले ने ये भी साफ कर दिया कि भारत पर हमला करने के लिए पश्चिमोत्तर के दर्रे कितने अहम हैं। ठीक है, और वो जो स्थानीय शक्तियां थीं, जैसे गांधार और कंबोज के गणराज्य, उनका क्या हुआ? वो कमजोर पड़ गए, उनकी ताकत घटी। तो इस इलाके में एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति शून्य बन गया, जिसका फायदा आगे चलकर पूर्व में जो शक्तिशाली हो रहा था मगध साम्राज्य, उसने उठाया। पहले नंदवंश ने और फिर मौर्यों ने इस इलाके को अपने साम्राज्य में मिला लिया। कूटनीतिक तौर पर भी क्या कुछ हुआ? डिप्लोमेसी, कोई दूत भेजे गए, बातचीत हुई? हाँ, कुछ शुरुआती संपर्क तो हुए। डेरियस ने स्काइलेक्स नाम के एक यूनानी नाविक को सिंधु नदी के समुद्री रास्ते का पता लगाने के लिए भेजा था, करीब 510 ईसा पूर्व में। अच्छा, समुद्री रास्ते का? हाँ, हेरोडोटस उसकी यात्रा का जिक्र करते हैं। ये दिखाता है कि फारसी शासक सिर्फ जमीन जीतने में नहीं, बल्कि इस इलाके को समझने और अपने साम्राज्य से जोड़ने में भी इंटरेस्टेड थे। ये तो हुई राजनीति की बात। अब आते हैं अर्थव्यवस्था और व्यापार पर। हाँ, आपने शाही सड़क का जिक्र किया था। क्या इस संपर्क से व्यापार बढ़ा, ट्रेड बढ़ा? हाँ, निश्चित रूप से बढ़ा। फारसी शाही सड़क के भारत से जुड़ने से जमीनी व्यापार के लिए एक लंबा और सुरक्षित रास्ता खुल गया, जो मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागर तक जाता था। तो भारतीय माल जैसे कपास, हाथी दांत, मसाले और शायद कुछ कीमती लकड़ियां भी वो पश्चिम के बाजारों तक पहुंचने लगी। और बदले में भारत में क्या आया? बदले में भारत में शायद चांदी आई होगी और कुछ खास किस्म के पत्थर जैसे फिरोजा, टर्कोइज और लाजवर्द, लैपिस लजूली। अच्छा। तक्षशिला और पुष्कलावती जैसी जगहों से जो उस दौर की पंच मार्क्ड या बेंट बार मुद्राएं मिली हैं, मोहरें मिली हैं, वो इस बढ़ते व्यापार की गवाह हैं। लेकिन वो 360 टैलेंट सोने वाला टैक्स, उसका क्या असर हुआ होगा? वो तो अर्थव्यवस्था पर बोझ रहा होगा ना? हाँ, वो एक दो-धारी तलवार थी। एक तरफ इसने भारत को हखामनी अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ दिया, शायद मुद्रा का चलन बढ़ा होगा, बाजार इंटीग्रेट हुए होंगे। लेकिन दूसरी तरफ इतने बड़े पैमाने पर सोने का बाहर जाना, वो निश्चित रूप से स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा बोझ था। ये रिसोर्सेज का एक तरफा निकास था, ड्रेन ऑफ वेल्थ जैसा। कला और कारीगरी पर क्या असर पड़ा? क्या फारसी स्टाइल का प्रभाव यहाँ की चीजों पर दिखा? कुछ हद तक जरूर। फारसी मेटल वर्क, खासकर सोने के गहने बनाने की जो बारीक टेक्निकें थीं, और मनके बनाने की विधियां। मनके मतलब बीड्स? हाँ, बीड्स, जैसे कार्नेलियन जैसे सख्त पत्थरों में छेद करने के लिए खास तरह की ड्रिल का इस्तेमाल। इनसे भारतीय कारीगर जरूर प्रभावित हुए होंगे। अच्छा। बाद के मौर्य कला में जैसे वो दीदारगंज यक्षी की मूर्ति है ना, उसकी चमकदार पॉलिश, उसमें कुछ लोग फारसी प्रभाव देखते हैं। इसी तरह कुछ मोहरों पर फारसी और भारतीय डिजाइन का मिक्सचर मिलता है, जैसे यूनिकॉर्न मतलब एक सींग वाला घोड़ा, उसकी आकृति। और खेती-बाड़ी, एग्रीकल्चर, क्या उसमें भी कोई तकनीक आई? ये थोड़ा अनुमान का विषय है, लेकिन एक संभावना जताई जाती है कनात सिंचाई प्रणाली की। कनात, ये क्या है? ये ईरान में विकसित हुई एक तकनीक थी, जिसमें जमीन के नीचे सुरंगें खोदकर पहाड़ों से पानी दूर तक लाया जाता था। अंडरग्राउंड कैनाल जैसा? हाँ, कुछ वैसा ही। तो हो सकता है कि ये तकनीक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में पहुंची हो। तक्षशिला के आसपास कुछ पुरानी नहरों के निशान मिले हैं, पर यह पक्का कहना मुश्किल है कि वो कनात ही थी या नहीं। दिलचस्प है। अच्छा, अब आते हैं संस्कृति के दूसरे पहलुओं पर। कला, भाषा, धर्म। अशोक स्तंभों के ऊपरी हिस्सों की बात हुई, और क्या प्रभाव दिखते हैं? अशोक स्तंभों के शीश पर जो वो उल्टे कमल या घंटे जैसे आकार बने हैं, उनकी पसेपोलिस, जो हखामनी राजधानी थी,
उसके स्तंभों से समानता बहुत साफ है। हाँ, वो कैपिटल डिजाइन। बिल्कुल। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का जो विशाल लकड़ी का महल था, उसकी भव्यता और डिजाइन पर भी शायद पर्सेपोलिस के महलों का प्रभाव था। हालांकि इसकी ठोस पुरातात्विक प्रमाण कम है। और लिपि की बात तो हो ही चुकी है, खरोष्ठी का विकास आरामी से हुआ। भाषा पर क्या असर पड़ा? लैंग्वेज पर? कुछ फारसी प्रशासनिक शब्द भारतीय भाषाओं में शामिल हो गए, खासकर उत्तर पश्चिम में बोली जाने वाली प्राकृत और बाद में संस्कृत में। जैसे लिखने की कला के लिए लिपि शब्द, ये फारसी दिपि से आया माना जाता है। अच्छा, दिपि से लिपि। हाँ, इसी तरह खजाना या गंजीना जैसे शब्द गंजा फारसी में खजाना से जुड़े हो सकते हैं। ये ज्यादातर शासन प्रशासन से जुड़े शब्द थे। और धर्म, रिलीजन? ईरान का मुख्य धर्म तो ज़रथुस्त्र वाला था, पारसी धर्म। क्या उसका कोई असर हुआ? यहाँ सबूत बहुत कमजोर है और विवादास्पद भी। कुछ विद्वान ये संभावना जताते हैं कि शायद पारसी धर्म में जो अग्नि पूजा का महत्व है, उसका कुछ असर वैदिक यज्ञ परंपराओं पर पड़ा हो, या दोनों के बीच कुछ विचारों का लेन देन हुआ हो। कोई पुख्ता सबूत नहीं है? नहीं। राजस्थान में कालीबंगा जैसी जगहों पर कुछ अग्निवेदियां मिली है जो इस तरफ इशारा करती हैं, पर यह साबित नहीं हुआ है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि बाद में जो पारसी समुदाय भारत आया और यहाँ बस गया, वो एक अलग और बहुत बाद की घटना है। ठीक है। अच्छा, अब सैन्य पहलू पर लौटते हैं। आपने बताया कि भारतीय सैनिक जर्सीज की सेना में लड़े थे। इसका क्या नतीजा हुआ? इससे भारतीय सैनिकों को पहली बार बड़ी संगठित विदेशी सेनाओं की युद्ध तकनीकों का नजदीकी अनुभव मिला होगा। जैसे? खासकर तेज रफ्तार घुड़सवार सेना के हमले और शायद बेहतर तीरंदाजी। हो सकता है कि इस अनुभव ने बाद में भारतीय सेनाओं जैसे मौर्य सेना के संगठन और रणनीति को प्रभावित किया हो। मतलब हाथियों के साथ साथ घोड़ों पर ज्यादा ध्यान देना। हाँ, कुछ ऐसा। घुड़सवार सेना को ज्यादा महत्व देना। और जैसा हमने पहले बात की, इसने रक्षा की कमजोरियों को भी उजागर किया। हाँ, बिल्कुल। फारसियों की जीत ने यह साफ कर दिया कि सिर्फ वीरता ही काफी नहीं है, बल्कि मजबूत किलेबंदी, एक यूनिफाइड कमांड और आधुनिक हथियार भी जरूरी हैं। ये मौर्यों के लिए एक बड़ा सबक था, जिन्होंने बाद में न सिर्फ बड़ी सेना बनाई, बल्कि पाटलिपुत्र जैसे शहरों और सीमावर्ती इलाकों में मजबूत किलों का निर्माण भी करवाया। कोई उदाहरण है ऐसे किले का? हाँ, जैसे शिशुपालगढ़ उड़ीसा में। वो मौर्यकालीन किला इस बदली हुई सोच का उदाहरण है। और दर्रों का महत्व? हाँ, इस हमले ने हिंदुकुश और खैबर जैसे दर्रों के स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट किया, जिनकी सुरक्षा बाद के शासकों के लिए प्राथमिकता बन गई। सामाजिक तौर पर क्या बदलाव आए होंगे सोसाइटी पर? क्या फारसी लोग यहाँ आकर बस गए और घुल मिल गए? ऐसा होना तो नेचुरल है। 2 सदियों का शासन था, तो जरूर कुछ फारसी एडमिनिस्ट्रेटर, सैनिक, व्यापारी, कारीगर वो यहाँ आकर बसे होंगे। तक्षशिला जैसे शहर तो शायद एक मल्टीकल्चरल सेंटर बन गए होंगे, जहाँ अलग अलग संस्कृतियों के लोग साथ रहते थे। और फिर वो यहीं रच बस गए? हाँ, धीरे धीरे ये लोग स्थानीय आबादी में घुल मिल गए होंगे, जिससे इस इलाके की सामाजिक बनावट में और विविधता आई होगी। क्या इससे स्थानीय सामाजिक ऊंच नीच या जो जाति व्यवस्था थी, उस पर कोई असर पड़ा होगा? ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास सीधी जानकारी नहीं है। लेकिन ये मुमकिन है कि जो फारसी रूलिंग क्लास यहाँ आया, उसने लोकल एलीट क्लास के साथ मिलकर सत्ता में अपनी जगह बनाई हो। अच्छा। इससे शायद पहले से मौजूद सामाजिक समीकरणों में कुछ बदलाव आया हो, आपस में शादियां भी हुई होंगी। हाँ, जैसे बाद में सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुआ था। बिल्कुल। ये सब कल्चरल एक्सचेंज और एक दूसरे में घुलने मिलने की प्रक्रिया का हिस्सा था। तो ये लंबा दौर, ये 200 साल का असर आखिर खत्म कैसे हुआ? हखामनी साम्राज्य का पतन कैसे हुआ इस क्षेत्र में? देखिए, हखामनी साम्राज्य अपने आखिरी दौर में अंदरूनी झगड़ों और विद्रोहों से कमजोर हो रहा था। अच्छा, इंटरनल प्रॉब्लम। हाँ, जैसे 522 ईसा पूर्व में गौमाता नाम के व्यक्ति का विद्रोह हुआ था। फिर पश्चिम में यूनानी राज्यों से भी लगातार उनका संघर्ष चल रहा था, जिसने उनकी ताकत को बांट दिया था। तो शायद भारत की जो क्षत्रपी थी, उसमें भी उनका नियंत्रण धीरे धीरे ढीला पड़ रहा था। हो सकता है स्थानीय स्तर पर विरोध या विद्रोह भी हुए हों, जैसे गांधार में 500 ईसा पूर्व के आसपास एक विद्रोह का जिक्र आता है। और फिर मंच पर सिकंदर का प्रवेश हुआ, अलेक्जेंडर द ग्रेट। बिल्कुल। सिकंदर महान ने जब 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला किया, तो उसने पहले कमजोर पड़ चुके हखामनी साम्राज्य को निर्णायक रूप से हराया। अच्छा।
उसकी जीत ने इस क्षेत्र से फारसी शासन का पूरी तरह अंत कर दिया। हालांकि सिकंदर खुद यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुका था। नहीं, वो जल्दी लौट गया, लेकिन उसके जाने के बाद जो राजनीतिक खालीपन पैदा हुआ, उसी का फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिम भारत को एकजुट किया और अपने विशाल मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। तो इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो भारत पर इस पहले बड़े ईरानी आक्रमण और लगभग 200 साल के संपर्क के सबसे बड़े प्रभाव क्या रहे? एक तरह से इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये संपर्क मल्टी डायमेंशनल था। इसने भारत को राजनीतिक रूप से एक सेंट्रलाइज्ड साम्राज्य का अनुभव दिया और शायद मौर्य प्रशासन के लिए कुछ मॉडल पेश किए, जैसे वो क्षत्रप प्रणाली। ठीक है। आर्थिक रूप से इसने भारत को पश्चिमी दुनिया के ट्रेड नेटवर्क से जोड़ा, हालांकि भारी टैक्स का बोझ भी डाला। सांस्कृतिक रूप से कला, वास्तुकला और लिपि खरोष्ठी पर साफ प्रभाव पड़ा। साथ ही भाषा में भी कुछ लेन देन हुआ। और सैनिक तौर पर इसने भारत की रक्षात्मक कमजोरियों को उजागर किया और भविष्य के लिए सामरिक सबक दिए। ये सिर्फ एक तरफा प्रभाव नहीं था, बल्कि दो महान सभ्यताओं के बीच एक लंबे संवाद और सिंथेसिस, मतलब संश्लेषण, उसकी शुरुआत थी। क्या आज के जमाने में भी इस प्राचीन घटना की कोई गूंज सुनाई देती है? इसकी कोई प्रासंगिकता है आज? अरे जरूर है। जियोपॉलिटिकली देखें तो पश्चिमोत्तर के वही दर्रे, हिंदुकुश, खैबर, आज भी दक्षिण एशिया की सुरक्षा के लिए कितने अहम हैं, ये हम जानते हैं। सही बात है। कल्चरली देखें तो भारत और ईरान के बीच जो हजारों साल पुराने रिश्ते हैं, उनकी जड़ें शायद इन प्राचीन संपर्कों तक जाती हैं। आज भी ये रिश्ते डिप्लोमेसी में दिखते हैं, जैसे चाबहार बंदरगाह समझौता। हाँ। और भारत में बसे पारसी समुदाय के रूप में भी जिंदा है। और अर्थव्यवस्था और आर्थिक रूप से वो जो पुराने व्यापार मार्ग थे, वो आज भी आधुनिक कनेक्टिविटी योजनाओं जैसे INSTC या नई सिल्क रोड परियोजनाएं उनके लिए प्रेरणा देते हैं। वाकई इतिहास की परतें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, ये सोचने लायक बात है कि अगर पश्चिम के इस पहले बड़े साम्राज्य के साथ भारत का ये 2 सदी लंबा संपर्क न हुआ होता, तो भारत का ऐतिहासिक सफर कितना अलग होता? या फिर क्या इस शुरुआती मुठभेड़ ने भारत को बाद के विदेशी संपर्कों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जो तूफान आए, उनका सामना करने के लिए किसी तरह तैयार किया था? सोचने वाली बात है।